हेलो क्लास। आज भी हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नया चैनल है बेटा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखना है, तभी जाके हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? एटम। एटम क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। और मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव वॉल्यूम एंड साइज। ठीक है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इंक्लूडिंग अस, हम भी मैटर का ही पार्ट है। ये पूरा जितना भी यूनिवर्स है वो सब क्या बेटा? मैटर है। ठीक है, या मैं यहाँ लिख दूँ ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स का एक ही नाम रख दिया मैंने, क्या? मैटर। अब ये जो मैटर है बेटा, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, एक फोर्थ स्टेट भी होती है प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ठीक है, यहाँ हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, तो मैटर, तो मैटर की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई बेटा, या फंडामेंटल यूनिट हो गई, वो क्या है? एटम। यानी कि दुनिया की सारी चीज़ें किससे बनी हुई है बेटा? एटम से बनी हुई है। ठीक है, अब एक हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे ऋषि, जिन्हें हम ऋषि बोलते हैं, ऋषि कणाद। ऋषि कणाद, इन्होंने इसी पदार्थ का नाम क्या दिया बेटा? हिंदी में हम बोलते हैं ना, परमाणु। एक डेमरिकिटस ग्रीक के साइंटिस्ट हुए बेटा, उन्होंने इसका नाम क्या रखा? एटम। ये जो टर्म आई है एटम, इन्होंने ही दी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एटम हो गया बेटा हमारा। ये जो बेटा एटम है, ये इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। कंबाइंड भी हो सकता है। कैसे? जैसे बेटा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। उन 118 एलिमेंट में आप कोई भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ हाइड्रोजन का। अब जो हाइड्रोजन का एटम है बेटा, वो H की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और कंबाइंड स्टेट, यानी कि दो एटम आ जाए, दोनों जुड़ जाए और क्या बन गया? H2। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो जो एटम है, एटम की क्या प्रॉपर्टी है? वो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है बेटा। ठीक है, और एटम इतना ज़्यादा स्मॉल है बेटा, इतना ज़्यादा स्मॉल है, वी कैन नॉट सी, इसे हम देख नहीं सकते। और जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते बेटा, उसको ना ही तो हम क्रिएट कर पा रहे हैं। इस एटम को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही बेटा डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ना ही तो इसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं? इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर? आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है बेटा मॉलिक्यूल्स। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन कर जाए बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे अभी ये एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन एक एटम था, दूसरा हाइड्रोजन था, दोनों कंबाइन हो गए, क्या बन गया बेटा? H2 बन गया। या दो हाइड्रोजन हो और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? H2O। या दो क्लोरीन हो बेटा, इस तरीके से हो, तो ये क्या बन जाएगा? 2 Cl2 बन जाएगा।
एक कार्बन हो, 4 हाइड्रोजन हो, तो कंबाइन हो गए क्या बन गया, CH4 मीथेन हो गया, है ना। तो ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये सारे अकेले अकेले क्या है, आपके क्या है, एटम्स हैं। अब इसको आप अगर ध्यान से देखोगे, जो मॉलिक्यूल है इसकी भी दो कैटेगरी है बेटा। एक तो होता है होमो एटॉमिक, क्या होता है, होमो एटॉमिक। दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक। देखो, होमो वर्ड का मतलब होता है बेटा सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम काइंड ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे, और हेटेरो क्या होंगे, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होंगे बेटा, एटम्स होंगे। जैसे अब देखो, ये जो है H2 में 2 हाइड्रोजन है, दोनों एक जैसे ना बेटा, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। इसमें हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। इसमें सेम हो गई, तो ये कौन सा हो गया, होमो एटॉमिक का एग्जांपल हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये दूसरा, ये लास्ट वाला, ये हेटेरो मॉलिक्यूल्स। आई बेटा बात समझ में। होमो का मतलब होता है सेम एटम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम थे, इसलिए ये होमोटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया, मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। और ये जैसे अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन अलग है, तो ये हेटेरो का होगा। हेटेरो का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंट। एटॉमिक का मतलब है ही पता ही आपको, उसी के लिए क्या एटम होता है बेटा, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि जो एटम होता है नेचर में इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला भी रह सकता है, या किसी के साथ जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और कंबाइन कर लिया H2। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं बेटा, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही हम इसको बेटा देख सकते हैं, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में लिख लें। तो केमिस्ट्री में बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, और जो सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, या जो फादर कहे जाते हैं केमिस्ट्री के, उनका नाम है एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम है, एंटोनी लेवोजियर। इन्होंने कुछ ला दिए बेटा, क्या कि अभी हमने देखा कि ये H2 लिखा, कहीं CH4 देखा, या कहीं हमने क्या देखा, H2 देखा, या आपने और फॉर्मूले देखे होंगे इस तरीके से, और कॉम्प्लेक्स देखे होंगे ऐसे HCl2SO4, कि भाई ये जो हम लिखते हैं ये 2 है, इस X के साथ ऑक्सीजन आ गया, 4 ऑक्सीजन आ गई, इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आ गए, तो ये ऐसा क्यों है। तो ये ला उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये आपस में कैसे कंबाइन करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये 2 लॉ होते हैं बेटा, कितने लॉ होते हैं, 2 लॉ। तो फर्स्ट लॉ तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो इस लॉ को बड़े सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा H2O। अब जो हाइड्रोजन होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास नंबर या एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 16। अब यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन का जो मास है, ये इन दोनों का जो मास है वो कितना है, 2:16 है बेटा।
और अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो कितना हो जाएगा 1:8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन और वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, वाटर और हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन होता है वो किस रेशो में बाय मास से जुड़े हुए होते हैं बेटा, कंबाइंड होते हैं 1:8। अब ये बताओ, ये जो वाटर है बेटा कहीं का हो, ये ग्लेशियर का हो या किसी लेक का हो, रिवर का हो, ग्राउंड वाटर हो, या कल को हमें मार्स पर मिल जाए या कहीं मून पे मिल जाए या किसी तालाब का हो बेटा, ठीक है, कहीं का भी पानी ले आओ तो वाटर रहेगा। और जब भी हमें वाटर मिलेगा तो बाय मास हमें इसी रेशो में मिलेगा। कभी हमें ये नहीं होगा कि हम पानी को, वाटर को ऐसे मिलेंगे, ऐसे देखेंगे, ये ऐसे नहीं होता। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते। इसलिए ही ये ला ये डिफाइन करता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो एटम्स हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही क्या करते हैं बेटा, बाय मास से कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का होगा कितना, दो का होगा 32। ये रेशो होगी, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी बाय मास से वो कितने रेशो में कंबाइंड होगी बेटा, 3:8 में होगी। किसी का भी एग्जांपल लेगा, कोई भी कंपाउंड का, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में या सिंपल वोल नंबर रेशो में ही आपस में क्या करती है, कंबाइन होते हैं। एलिमेंट सिंपल वोल नंबर रेशो में ही कंबाइन होते हैं बेटा, ठीक है। और इसीलिए इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जो चेंज ना हो सके, बिल्कुल कांस्टेंट रहे, डेफिनेट रहे, ठीक है बेटा। ये है आपका क्या, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा कि एटम कभी भी इसी तरीके से कंबाइन नहीं करते हैं, वो एक फिक्स्ड रेशो में या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है लॉ, ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऑल ओवर क्या रहती है, वैल्यू आपकी सेम रहती है। ये बड़ा इजी है। जैसे आपने गीता का फेमस, हमारे गीता का ग्रंथ का एक फेमस आपने वो सुना होगा, ये कोट सुना होगा कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, ना उसे काट सकते हैं ना उसको जला सकते हैं ना उसको सुखा सकते हैं। मतलब एनर्जी, आत्मा को अगर उस वर्ड को रिप्लेस कर दो एनर्जी से तो वही चीज़ हो जाएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्या है, कुछ कुछ यही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बेटा मैंने आपको एक लकड़ी का ब्लॉक दे दिया जिसका मास है 1 kg, जिसका मास क्या है 1 kg, और मैंने क्या किया, इसको हीट कर दिया। आपने हीट कर दिया, हीट करने के बाद क्या होगा आपको पता है, सिर्फ ऐश बचेगी, राख बचेगी। मान लीजिए ये राख आपको जब आपने इसको मेज़र किया तो ये मिली आपको 250 ग्राम्स, ये 250 ग्राम मिली बेटा आपको। अगर मैं आपसे ये पूछूँ अगर 250 ये ग्राम है तो ये जो 750 ग्राम था वो कहाँ गया, क्योंकि आपका जो ब्लॉक था आपने गर्म किया, लकड़ी के टुकड़े को गर्म किया और बाद में उसकी राख ही बची, तो बाद में बचा क्या, आपने हीट कर दिया, सिर्फ राख ही बचेगी। लेकिन राख को कितने मिली, ये कहाँ गया, ये बेटा एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो गया, ये किस में हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ये एनर्जी कहाँ चली गई, इन्वायरमेंट में चली गई, इसलिए हमें ये नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल होता कि अगर हम एनर्जी को इकट्ठा कर लेते और प्लस में क्या हो जाती है हमारी ऐश, तो आपका मास क्या रहता, 1 kg इधर और 1 ही kg कितना रहता, इधर रहता, इतना ही इधर रहता बेटा, रहता या नहीं रहता। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट 1 सेकेंड, आपने 5.3 ग्राम लिया सोडियम कार्बोनेट,
Na2CO3 और इसकी रिएक्शन करवाई बेटा किसके साथ, एथेनोइक एसिड के साथ। किसके साथ, एथेनोइक एसिड के साथ। इसका फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH और इसकी क्वांटिटी गिवन है कितना है, 6 ग्राम है बेटा। कितना है, 6 ग्राम। ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है क्या, H2O बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और प्लस में क्या निकलता है, बनता है सोडियम एथेनोएट। क्या बनता है, सोडियम एथेनोएट। क्या बनता है बेटा, सोडियम एथेनोएट। अब ये सोडियम एथेनोएट का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है CH3COONA। CH3COONA। इनकी भी वैल्यू गिवन है, ये 2.2 है, ये कितना है, 2.2 है, ये 8.2 है और ये 0.9 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ठीक है जी, देख लेते हैं। अब आपको एक चीज़ तो पता है क्या, अब मैं रिएक्शन को इस तरीके से लिखता हूँ, Na2CO3 प्लस CH3COOH H2O प्लस CO2 और प्लस में क्या बनता है आपका ये CH3COONA, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। ठीक है बेटा, ये हमारा गिवन है। ये जो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, आपको पता है ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं और इधर क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू गिवन है कितना बेटा, ये 5.3 है और ये कितना है, 6 ग्राम। यानी कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट्स और प्लस में 6 ग्राम एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, 2.2 ग्राम वाटर निकलता है, 8.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम क्या बनता है, सोडियम एसीटेट। अब इसको प्रूव करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है या नहीं करता है। पहले तो हम रिएक्टेंट को ऐड करके देख लेते हैं। 5.3 और प्लस में 6, तो ये 3, 5 प्लस 6 कितना हो गया, यानी कि इधर का मास कितना होगा रिएक्टेंट का, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था मास, 11.3। इधर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो गया, 11.3। यानी कि जितना मास रिएक्शन से पहले था उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के बाद था। और इससे ये प्रूव हो गया कि मास में कोई चेंज नहीं आया है, कि जितना इधर था रिएक्टेंट का उतना ही कितना बेटा प्रोडक्ट का है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो कंसेप्ट है बेटा, वो है बेटा एटम। दोबारा से एटम को समझते हैं। जो एटम है बेटा इतना छोटा है तो उसको हम मेजर जो करते हैं उसको करते हैं नैनोमीटर में। किस में करते हैं, नैनोमीटर में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं nm। 1 नैनोमीटर कितना होता है बेटा, इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये 1 नैनोमीटर यानी कि इसका मतलब यही तो है 0.00000000 और उसके बाद 9 और आगे मीटर। यानी कि लगभग ये 1 मीटर का 10 करोड़वां हिस्सा होगा बेटा। इतना छोटा साइज होता है एक एटम का। ठीक है, आई बात समझ में। तो एटम को मेज़र करते हैं किसमें, नैनोमीटर में। एटम को किस में मेज़र करते हैं बेटा, एटम को मेज़र करते हैं हम नैनोमीटर में। ठीक है जी। इसके बाद अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ एटम्स हैं जिनके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बेटा H। इसके अलावा जैसे सोडियम, सोडियम को पहले बोलते थे नेट्रियम, इसलिए आपने देखा होगा सोडियम का सिंबल क्या होता है बेटा Na। ठीक है, और आयरन को बोलते हैं जैसे फेरम, बोलते थे पहले, अब क्या बोलते हैं आयरन, फेरम बोलते थे पहले। ठीक है, क्या बोलते थे बेटा, इसे हम बोलते थे पहले फेरम बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा एक होता है एग्जाम्पल कैलियम, कैलियम, कैलियम किसको बोलते हैं आज पोटाशियम को। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट का अलग अलग क्या होते हैं बेटा सिंबल होते हैं। ठीक है, ये किसका है, ये हाइड्रोजन का, ये है आपका सोडियम का, ये है बेटा किसका आयरन का, और ये किसका है बेटा, ये है बेटा पोटाशियम का। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट है बेटा, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है Mg है। बोरोन है, बोरोन का सिंबल क्या है B। तो इस तरीके से हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, कितने एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट है। ठीक है सॉरी। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कल। और आप इस वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दिस वाज सुमन सैनी साइनिंग ऑफ।